याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। वो रियल एस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल एस्टेट नहीं होता, या होता भी है तो बहुत थोड़ा। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूं, तो मैं पहले पता लगाता हूं कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर है और वो कितने फीसदी टैक्स देता है, और ये मेरे टैक्स वकील तथा अकाउंटेंट पर भी लागू होते हैं। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और ये आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और उनमें से ज्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर वो आपकी ज्यादा मदद क्यों करेंगे? ये सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हों और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। वास्तविक योग्यता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और चतुर व्यक्तियों का प्रबंधन करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों का एक संचालक मंडल होता है, आपका भी होना चाहिए। इसी में वित्तीय समझदारी है। 7वां, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो वो अमेरिकी भारतीयों की एक सांस्कृतिक परंपरा देखकर दंग रह गए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो अमेरिकी भारतीय उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उसे उपहार मान लेता था और जब अमेरिकी भारतीय कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। अमेरिकी भारतीय को भी बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते हैं। यहीं से इंडियन गिवर वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक गलतफहमी के कारण। संपत्ति वाले कॉलम के संसार में इंडियन गिवर बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। प्रबुद्ध निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलेगा। इसीलिए ROI यानी निवेश पर मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर, मुझे फोरक्लोजर में एक छोटा कॉन्डोमिनियम मिला। ये मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। बैंक वाले $60,000 चाहते थे और मैंने $50,000 की बोली का आवेदन दे दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे आवेदन के साथ $50,000 का कैशियर्स चेक भी लगा हुआ था। उन्हें एहसास हो गया कि मैं गंभीर हूं। ज्यादातर निवेशक कहेंगे, क्या आप बहुत सारा पैसा फंसा तो नहीं रहे थे? क्या इस पर लोन लेना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं था? जवाब है, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम का इस्तेमाल जाड़े के महीनों में वेकेशन रेंटल के रूप में करती है। जब स्नोबर्ड एरिजोना आते हैं, ये साल में 4 महीने $2,500 प्रति माह पर किराए में उठता है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 आता है। मेरा पैसा लगभग 3 साल में वसूल हो गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूं जो हर महीने मुझे अतिरिक्त पैसा देती है। यही शेयरों के साथ किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर फोन करके सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के शेयर में काफी बड़ी राशि लगा दूं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे उस शेयर का भाव बढ़ जाएगा, जैसे किसी नए प्रोडक्ट की घोषणा। मैं 1 सप्ताह से 1 महीने तक की अवधि के लिए अपना पैसा लगा देता हूं। शेयर का भाव बढ़ने पर मैं अपने शुरुआती पैसे को बाहर निकाल लेता हूं।
बचे हुए शेयर छोड़ देता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस हो चुकी है और किसी दूसरी संपत्ति पर काम करने को तैयार है। तो मेरा पैसा अंदर जाने के बाद बाहर निकल आता है, लेकिन इसकी वजह से मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूं जो तकनीकी दृष्टि से मुफ्त होती है। ये सच है कि मैंने कई मौके पर पैसे का नुकसान भी झेला है, लेकिन मैं उतने ही पैसों से खेलता हूं जिसके नुकसान को मैं झेल सकता हूं। मैं कहूंगा कि औसतन 10 निवेशों में से मैं 2-3 पर छक्के मार लेता हूं, जबकि 5-6 में कुछ नहीं होता और 2-3 में घाटा हो जाता है। लेकिन मैं अपने नुकसान सिर्फ उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो उस वक्त लगे होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से सुरक्षित बचत शून्य बचत से बेहतर होती है, लेकिन अपना मूलधन वापस निकालने में बहुत समय लगता है और ज्यादातर मामलों में इसके साथ आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रत्येक निवेश में मुझे कोई ना कोई चीज मुफ्त मिलनी चाहिए, जैसे कॉन्डोमिनियम, मिनी स्टोरेज, मुफ्त प्लॉट, मकान, शेयर या ऑफिस की इमारत, और जोखिम सीमित या कम होना चाहिए। कई पुस्तकें पूरी तरह से इस विषय पर समर्पित हैं, इसीलिए मैं इस बारे में यहां बात नहीं करूंगा। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर्स से प्यार था, बल्कि इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के नीचे की रियल एस्टेट मुफ्त में मिलती थी। इसलिए समझदार निवेशकों को निवेश पर लाभ यानी ब्याज दर से आगे तक देखना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मूलधन वापस निकालने पर उन्हें कौन सी संपत्तियां मुफ्त मिलती हैं। यही वित्तीय बुद्धि है। 8वां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे वो अपनी जेब में छेद कर रहा हो। 16 साल की उम्र में ही वो अपनी खुद की कार चाहता था। बहाना, सभी मित्रों के माता पिता ने अपने बच्चों को कार खरीद कर दी है। लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर कार का डाउन पेमेंट देना चाहता था। उसके पिता ने मुझे फोन किया और फिर सलाह लेने के लिए मुझसे मिलने आए। क्या आप सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे कुछ समय के लिए तो दबाव कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वो कौन सा सबक सीखेगा? क्या आप कार का मालिक बनने की उसकी इस इच्छा का इस्तेमाल करके उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वो तेजी से घर की ओर चला गया। 2 महीने बाद मैं अपने मित्र से दोबारा मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को नई कार मिल गई? नहीं, उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वो अपने कॉलेज मनी के बजाय मेरे पैसों का इस्तेमाल करे। वाह, ये तो आपकी उदारता है, मैंने कहा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपका कैश फ्लो गेम खेला, फिर हमने पैसे के समझदारीपूर्ण उपयोग के बारे में लंबी बातचीत की। उसके बाद मैंने उसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिला दी और शेयर बाजार पर कुछ पुस्तकें भी दिला दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। शर्त क्या थी? मैंने उससे कहा कि वो $3000 उसके थे, लेकिन वो उस पैसे से सीधे कार नहीं खरीद सकता था। वो उसका इस्तेमाल करके किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने बेचने में कर सकता था। एक बार जब वो उस $3000 को 6000 कर लेगा तो फिर वो उसमें से कार खरीद सकता है और बाकी का $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा। देखिए, अपने शेयर व्यापार में वो शुरुआत में तो खुशकिस्मत रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद काफी रकम गंवा दी। फिर उसकी सच्ची रुचि जागी। आज मैं कहूंगा कि उसके $2000 कम हो चुके हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी आसमान छू रही है। उसने मेरी खरीद कर दी हुई सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं और अब वो अधिक पुस्तकें लाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वो उत्साह से द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है और सूचकों पर नजर रखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वो जानता है कि अगर ये बचे हुए पैसे चले गए तो उसे 2 साल तक पैदल चलना होगा, लेकिन उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वो तो कार लेने में रुचि भी नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे एक ज्यादा मजेदार खेल मिल गया है। मैंने पूछा, अगर वो सारा पैसा गंवा दे तो क्या होगा?
तब की तब देखी जाएगी। मैं तो यही चाहूंगा कि वो हर चीज अभी गंवा दे, बजाय इसके कि वो हमारी उम्र में आकर हर चीज गंवाने का जोखिम ले। और इसके अलावा मेरी समझ से मैंने उसकी शिक्षा पर अब तक जितने पैसे खर्च किए हैं, उनमें यही $3000 सबसे सार्थक रहे हैं। वो जो सीख रहा है वो जीवन भर उसके काम आएगा, और ऐसा लगता है कि अब वो पैसे की शक्ति का सम्मान करने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की शक्ति में माहिर नहीं बन सकता तो अमीर बनने की कोशिश नहीं करना ही सबसे अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हालांकि संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांततः आसान है, लेकिन पैसे को सही इस्तेमाल की दिशा दिखाने का मानसिक संयम मुश्किल साबित होता है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज के उपभोक्ता जगत में ये ज्यादा आसान होता है कि पैसे को खर्च करने वाले कॉलम में उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक संयम की वजह से धन न्यूनतम प्रतिरोध के रास्तों पर बह जाता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है।